वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार उत्पाद पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें टोटल जीके जीएस का 50 सवाल है। सभी प्रश्न है जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है और इसी तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया फ्रेंड्स, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं 50 सवाल। आप लोग गेस करते चलिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फ्रेंड्स, उसका आंसर आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, और इसके पहले देखिए फ्रेंड्स और प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। ये आपका ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है। पांचवा प्रैक्टिस 4 प्रैक्टिस सेट पहले डाल चुका हूँ, प्ले लिस्ट भी बना दिया, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है, देखिए कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं किसके कारण होता है? तिमाही गति कारण, छमाही गति कारण, वार्षिक गति कारण या दैनिक गति कारण। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला का करेक्ट आंसर आप लोग गेस किए होंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दैनिक गति कारण। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है फ्रेंड्स, ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी आपका है, तो ये जिसका जो अपनी धुरी पर घूमती है उसी गति के कारण दिन रात होता है, यानी दैनिक गति इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो उसके लिए देखिए जिम्मेदार कौन होता है फ्रेंड्स? पृथ्वी, उसके लिए होता है पृथ्वी का परिभ्रमण गति। देखिए दैनिक गति और परिभ्रमण गति का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें, ठीक है। दैनिक गति जब पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है उसको दैनिक गति कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे क्या होता है? उसे परिभ्रमण गति कहते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर बीच में आपका ये सूर्य है, ठीक है, तो इसके चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसी को क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दो कारण होता है, एक पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुका होना, और परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दिन रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको घूर्णन गति रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, समझ गए होंगे। दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि निम्न में से पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जिसे क्रोड कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। किसका बना होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसमें क्या होता है, आपका Ni और Fe होता है, यानी कि निकेल और फेरस होता है, यानी लोहा और निकेल होता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग उसे जिसे क्रोड कहते हैं उसमें क्या होता है? लोहा और निकेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, विम्बलडन ट्रॉफी संबंध है, किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो ये देखिए लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। तो जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। बहुत बार मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ सवाल है कि उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? उसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर डिटेल नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग को बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना का शासनकाल कब था? 1969 से आपका 74 के दौरान, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, लेकिन नोट्स में यहाँ देखिए दे दिए हैं, तो आप तो देख लिए होंगे फ्रेंड्स। चलिए याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसमें पंचवर्षीय योजना कौन सा चल रहा था? तो 1969 से चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना का शासनकाल क्या? 69 से 74 है, ठीक है। चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बिहार उत्पाद पुलिस में। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार उत्पाद पुलिस और बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसकी बहाली जनवरी में आने वाली है, दोनों का सिलेबस एक है। तो जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस कम है, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच का आपका चश्मे का लेंस बना होता है। 7वां नंबर सवाल आपके लोग के सामने है, मोपला विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मोपला विद्रोह का पहले नेता के बारे में जानते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा अली
मुसलियार। ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अली मुसलियार है जो मोपला विद्रोह के मुख्य नेता थे। 7 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नोट्स में देखिए लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो केरल के मलबार तट पर यह हुआ था। तो इसमें तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो इसके नेता कौन थे, कब हुआ था मोपला विद्रोह, 1921 में, कहाँ हुआ था? मलबार तट पर। तीनों को याद रखिएगा। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको फंसाने वाला मिलेगा। चलिए गेस करें आप लोग। तो सबसे पहली धातु जिसका प्रयोग मानव ने किया था, क्या होगा? लोहा होगा, तांबा होगा, कांसा होगा, चांदी होगा। आप लोग गेस करें। चलिए गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले आपका तांबा का प्रयोग किया था धातु का। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? सब क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा है फ्रेंड्स। चलिए इसका गेस कीजिए, कौन सा विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन बी को, सी को या डी को? गेस कर लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जिसे रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स सूखा रोग होता है, ठीक है, बच्चों में। तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? 10 का गेस करें। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मुखौटा। तो मुखौटा कहाँ के लोग है जो लगाकर नृत्य करते हैं फ्रेंड्स? तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर सवाल देखें, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1866 ईस्वी में। कब हुआ था? 1866। एक ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा था, जिसका आपका हो जाएंगे राजा राम मोहन राय ने किया था। अब आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स, वो मैं बताऊंगा। तो पहले ये ईस्वी याद रखिए। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कभी था? 1866 ईस्वी में। ठीक है, और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे देख लें। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना सबचेंद्र सेन द्वारा 1886 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा। अब ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपको? 1800 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना का केशव चंद्र सेन होगा। ठीक है, केशव, यहाँ केशव चंद्र सेन लिखा गया है, तो केशव चंद्र सेन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ब्रह्म समाज का बताया था राजा राम मोहन राय। ठीक है, और आदि ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन के द्वारा हो जाएगा 1866 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए 12 नंबर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? 12 का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह है ना, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल, इसी के शासनकाल में आपका 1857 ईस्वी में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो अभी उत्पाद पुलिस में पूछा गया था फ्रेंड्स कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें वायसराय कौन था? ठीक है, या गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखिए इसी के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल को देखिए, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भीतरी स्तंभ अभिलेख है जो आपका स्कंदगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भीतरी स्तंभ अभिलेख है जो स्कंदगुप्त शासक से संबंधित है। 14 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर नोट्स में लिखा है, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख से हुनों के आक्रमण का पता चलता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाए कि हुनों के आक्रमण का पता चलता है किस कौन सा स्तंभ से? तो वही स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ से हुनों के आक्रमण, भारत पर हुनों ने आक्रमण किया था, उसकी बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ था भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त है। और भीतरी स्तंभ से क्या जानकारी मिलती है? तो हुनों का आक्रमण जो भारत पर किया था उससे पता चलता है। छाया पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ठीक है, छाया में पनपने वाला। ठीक है, यहाँ पर छाया में होना चाहिए, जो छाया में यानी धूप नहीं, छाया में जो पनपते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सियोफाइट्स उसे कहा जाता है। छाया में जो पनपता है पौधा, ठीक है, उसे क्या कहता है? सियोफाइट कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
देखिए स्टेडियम का ईडन गार्डन कोलकाता में पड़ता है तो सुमेलित है फ्रेंड्स। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम नई दिल्ली में, ये भी सुमेलित है। यदविंद्र स्टेडियम पटियाला, ठीक है, ये भी संबंधित है। ग्रीन पार्क लखनऊ, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि ग्रीन पार्क स्टेडियम है जो आपका कानपुर में पड़ता है, यूपी में ही है, लेकिन ये लखनऊ शहर में नहीं रह करके कहाँ, कानपुर में, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कानपुर में है, याद रखिएगा सभी लोग, ग्रीन पार्क स्टेडियम है जो कहाँ है, कानपुर में है। कूली के लेखक कौन है? चलिए बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ, कूली किसने लिखा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। इस टाइप का सवाल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा उत्पाद पुलिस में। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुल्क राज आनंद के द्वारा कूली के लेखक है लिखा गया, यानी कूली के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद। 17 नंबर सवाल को देखिए, मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यानी एक सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ मानव किस काल में शुरू किया था? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहिया का आविष्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो देखिए इसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं, सभी स्टूडेंट ट्रिक से याद रखिएगा। पहिया, जब पहिया आया तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब नया युग आया तभी ना पहिया आया, तो पहिया का आविष्कार हुआ था जो नवपाषाण काल में, ठीक है। यानी पहिया आया, गाड़ी आई, तो क्या नया युग का आरंभ हुआ, इस तरह से याद रखिएगा। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये सब नहीं रखिएगा। अगर पूछ देगा आपका पहिया का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। और मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब किया था? तो नवपाषाण काल से। तो पहिया का आविष्कार हो गया था नवपाषाण काल में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, रजिया बेगम शासक थी कौन सा वंश के? नाम सुने होंगे फ्रेंड्स रजिया बेगम का। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश के थे ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, संकेत मुद्रा चलाई गई थी, ठीक है। संकेत मुद्रा कहें फ्रेंड्स, या सांकेतिक मुद्रा भी कहा जाता है उसे, संकेत मुद्रा कहें या तो सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 19 का गेस करें आप लोग, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। तो सभी लोग याद रखें और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रेंड्स अब पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट जब खत्म हो जाए फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं उनके व्हाट्सएप पर आपको लिंक इसका शेयर कर दीजिएगा, ताकि व्यूज़ आए फ्रेंड्स। जब व्यूज़ आते हैं तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जब व्यूज़ नहीं आते हैं और रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर क्या मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात को। 20 नंबर सवाल को देखें कि ठगी के अपराध का दमन किसने किया था? यानी ठगी प्रथा किसने किया था, इसका मतलब कि अभी तो हम लोग देखे थे फ्रेंड्स एक और लॉर्ड कैनिंग वाला, और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है 20 नंबर में कि ठगी प्रथा, ठीक है, ठगी के अपराध का दमन या ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ठगी प्रथा का दमन इसने ही किया था, और लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का भी अंत किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय की सपोर्ट से, सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। 21 नंबर सवाल का इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, बिल्कुल सही है। स्वर्ण मंदिर पंजाब अमृतसर में पड़ता है, ये भी सही है। हैंगिंग गार्डन मुंबई में पड़ता है, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा आगरा दिया है, ये गलत है फ्रेंड्स। अब कहाँ है शेरशाह का मकबरा, हमें कमेंट करके बताइए आप लोग। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, क्योंकि शेरशाह का मकबरा आगरा में नहीं है। कहाँ है तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख जम्मू कश्मीर। अगला सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल को कि न्याय की जंजीर के लिए निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? जहांगीर का नाम आप लोग सुनेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। न्याय की जंजीर किसने चलाया था, तो या किस शासक से संबंधित है? तो जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए, किस सिख नेता के इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, ठीक है। यानी कौन से सिख गुरु थे जो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था, इसलिए औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी थी?
तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गुरु तेग बहादुर। एक गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन थे? 9वें गुरु थे, सभी लोग याद रखिएगा। इन्हें औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। चलिए इसका बहुत बार पढ़ाया हूँ, गेस करें आप लोग सही होता है गलत। तो देखिए रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं जो अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर सवाल को देखें। 27 नंबर, सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे? सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के कैवें गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। ठीक है फ्रेंड्स, खालसा पंथ की भी इन्होंने स्थापना किया था, सभी लोग याद रखिएगा। खालसा पंथ का सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर सवाल को देखिए, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट्स में भी लिखा है कि सिख समुदाय अथवा दल खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने इतना किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा कहीं। अभी मैं बताया था सिख समुदाय कहें आए उसी को क्या कह सकते हैं। ठीक है, सिख समुदाय अथवा उसको दल खालसा पंथ भी जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना एक ही चीज़ हुआ, सिख एक समुदाय हुआ, खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने सिख के 10वें गुरु किए थे। और कहाँ किए थे फ्रेंड्स? पटना में। कब किए थे? तो 1699 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटने में हुआ था। तो ये सब याद रखा। 1699 आपका डेट भी आपको याद रखना है। सिख समुदाय कहें या खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे 1699 ईस्वी में। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? टॉप मोस्ट भी ये हो सकता है सवाल आपका फ्रेंड्स बिहार पुलिस में इस बार 100% पूछा जाए। पुनर्जागरण आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये विश्व इतिहास से है, सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चलिए गेस करें। 10वां में पढ़ने का है फ्रेंड्स। और एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अब जो भी क्वेश्चन बिहार पुलिस उत्पाद पुलिस में आएगा 10वीं कक्षा के समकक्ष का होगा, इसलिए इतिहास 10वीं का इतिहास का वर्ल्ड हिस्ट्री सब देख लीजिएगा। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन है इटली में। ठीक है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इटली में। और विश्व में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दांते को कहा जाता है, जो इटली का था दांते को कहा जाता है। ठीक है, तो पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इटली में हुआ था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये विश्व इतिहास है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। इसे क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा लिया गया है, फिर अपनाया गया, उसी क्रांति का देन है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर पूछा जाए आपको स्वतंत्रता समानता है सबका नारा है जो बंधुत्व का भाईचारा का, तो इस फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये क्वेश्चन वो हो गया फ्रेंड्स। दूसरा कब हुआ था? तो 1789 में। और किसके शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास में, लुई 16वां के शासनकाल में ही 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक आई एम द स्टेट कहता था, लुई 14वां था वो। ठीक है, लुई 14वां वहाँ कहता था मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, वो कहता था, वो भी पूछा जाता है, भी आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय रिजर्व करेंसी नोट जारी करता है। चलिए गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 30 नंबर सवाल का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है किस तरह का फ्रेंड्स? किसके अंतर्गत करता है? तो 30 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 का सी, नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत ही करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो करेंसी नोट जारी करता है वो नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लिख करके याद करिएगा फ्रेंड्स, इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए। 31 का करेक्ट आंसर तो 21 जून। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए 32 नंबर सवाल, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है 32 का। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गैरीबाल्डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, आलू किस कुल का पौधा है? चलिए बहुत अच्छा सवाल, आलू। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सोलेनेसी कुल का है। किसका है? तो सोलेनेसी कुल का ये पौधा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो का क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? एक क्वेश्चन आपका उत्पाद पुलिस में इससे आने वाला है। ठीक है, बीमारी से, ठीक है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या कह रहा है कि विषाणु जनित है। ठीक है, यानी वायरस से,
टाइफाइड वायरस से नहीं होता है, ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। टीबी जीवाणु से होता है। हैजा भी, ये तीनों है जो फ्रेंड्स आपका किससे होता है? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होता है। ये सब क्या होता है? जीवाणु से होता है। लेकिन इसमें विषाणु जरूर कराते हैं। हेपेटाइटिस होता है जो फ्रेंड्स आपका वायरस से होता है, विषाणु से होता है। चिकन पॉक्स होता है, उसी से होता है फ्रेंड्स। हाइड्रोफीबिया हो गया जो कुत्ता के काटने से, विषाणु से होता है, ठीक है। बाकी टाइफाइड, टीबी, हैजा होता है जो किससे होता है? तो ये सभी होता है जो जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस है जो क्या होता है फ्रेंड्स? विषाणु से होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान सभा में लक्ष्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 35 का बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में लक्ष्य प्रस्ताव है जो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया था। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता थी? बहुत अच्छा सवाल 36 का। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता ना। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था, ठीक है। 37 नंबर सवाल को देखिए, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? 37 का। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका भारत में राज्यों के लिए ना बिक्री कर, सेल टैक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में जो कृषि आय की गणना की जाती है, तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्पादन विधि से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल, बूसमैन जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सवाल करीब करीब हर एक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। बूसमैन जनजाति है जो आपका कालाहारी मरुस्थल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, चलिए गेस करिए, बहुत बार पढ़ाया हूँ। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव को, जिसे प्रोटोप्लाज्मा भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं प्रोटोप्लाज्मा रहेगा, जीव द्रव नहीं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, याद करिए, लिख करके इसे याद रखें। जीवन का भौतिक आधार किसे? जीव द्रव अर्थात प्रोटोप्लाज्मा को कहा जाता है। 40 का करेक्ट आंसर सी। 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? सदिश राशि से क्वेश्चन भी आएगा। तो अदिश का रहा है ना, तो बल, वेग, त्वरण, दाब। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 41 का मेरे ख्याल से आप लोग को पता चल गया होगा। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका दाब है जो अदिश राशि है, बाकी ये सब सदिश राशि है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 42 नंबर सवाल को देखिए। 42 नंबर सवाल आपका है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 42 का। तो 42 का करेक्ट आंसर गेस करें क्या होगा? तो देखिए एक बैरल बराबर लगभग 159 लीटर होता है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर सवाल को देखिए कि फायदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? पहले भी पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। एक फायदम बराबर कितना होता है? 6 फीट पर होता है, ये भी बताया हूँ। तो फायदम मीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। और एक फायदम बराबर कितना फीट होता है फ्रेंड्स? तो आपका 6 फीट होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? 44 का गेस करें। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री में गुरुत्व नहीं होता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता वहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यही कारण है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में, जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ पर सीधी खड़ा नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गुरुत्व नहीं होता है। 45 नंबर सवाल, मथने के पश्चात क्रीम का दूध पृथक हो जाने का कारण? देखिए बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा उत्पाद पुलिस में। तो इसमें कौन सा बल काम करता है फ्रेंड्स? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूध से जो क्रीम निकाला जाता है, जो ऊपर छपला जाता है फ्रेंड्स, वो अपकेंद्रीय बल के कारण। और वृत्ताकार पथों पर जो मौत कुआं में मोटरसाइकिल घूमता है फ्रेंड्स, वो किस कारण है? तो वो होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। तो दोनों का याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। बहुत अच्छा सवाल है 46 का। तो देखिए मात्रा जब बदलेगा तो उसका डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं, आयतन, भार, द्रव्यमान बदल जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन उसका घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 46 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान, भार और आयतन ये सब बदल जाएगा, प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है, घनत्व उसका अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल को देखिए कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह कहलाता है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, लिख करके रखिए, माइंड में फिट करके रखिए। आपका जैसे डायनमो के बारे में या तो आपका विद्युत मोटर के बारे में, माइक्रोफोन के बारे में एक इससे परिवर्तित करने वाला एक जरूर पूछा जाता है। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सोलर प्लेट का नाम सुने होंगे। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सॉरी, ऐसा रासायनिक ऊर्जा को ना तो बैटरी हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है फ्रेंड्स? आपका विद्युत ऊर्जा में। और सोलर प्लेट है जो क्या करता है फ्रेंड्स? वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। जनरेटर क्या करता है? जो आपका करता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। और मोटर होता है, विद्युत मोटर होता है, वो क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ कर रहा है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा ने, तो बैटरी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखें, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रची गई थी? 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये तो पाली भाषा सब जानते होंगे मेरे ख्याल से। 49 नंबर सवाल को देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 49 का। तो देखिए शाक्य वंश से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट सवाल देख ले फ्रेंड्स, भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? एक क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूँ, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 50 नंबर सवाल का? तो जैन धर्म का जो संस्थापक हो ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपका वास्तविक संस्थापक, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। महावीर स्वामी को आपका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये जो महावीर स्वामी कैवें 24वें तीर्थंकर थे, कैवें थे 24वें तीर्थंकर थे। ये पार्श्वनाथ थे, कैवें थे फ्रेंड्स 23वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखिएगा। तो 50 प्रश्न आप लोग देखा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल जिस तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सकता है इससे 2-3 प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिल जाए, लेकिन इसी टाइप का पूछा जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर दोस्तों में जरूर करिएगा। तो ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट था, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।